और सुधाकर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सबसे पहले, जिस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं फ्रांस और रूस में, ये बहुत भीषण टकराव की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस ने दो टूक कह दिया कि अगर हिमाकत की तो हम न्यूक्लियर ट्रिगर दबा देंगे, लेकिन फ्रांस इस बात को मान नहीं रहा है। निधि, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने आपके शो में मुझे इनवाइट किया। और जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये जो टकराव है फ्रांस और रूस के बीच में, ये टकराव अभी तक प्रॉक्सी लड़ाई चल रही थी, ये एक नया मोड़ शुरू करने वाला है जिसमें आमने सामने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने की खतरा है नाटो फोर्सेस और रशिया के बीच में। अगर इस किस्म की रूप और रंग के साथ लड़ाई पैन आउट होने जा रहा है या होना शुरू हो गया है, तो मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही एक भयानक मोड़ लेने जा रहा है, जिससे साइबर रैटलिंग नहीं बल्कि न्यूक्लियर डिटरेंस यह असलियत में इस्तेमाल करने का एक संभावना हो सकता है। बैक टू निधि। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये एक तरह से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए दुनिया को आगाह करने की एक तरह से कोशिश है, और दुनिया किस तरह से तैयार है, अब सवाल तो यही है। एक बड़ी खबर और, उसके बाद सज्जनहार साहब हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगी। बड़ी खबर है, यमन में हूती के ठिकाने पर बड़ा हमला हुआ है। हूती का मिसाइल लॉन्चर तबाह किया गया। यूएस कमांड फोर्स का पिन पॉइंट अटैक है ये। हूती की सरफेस टू एयर मिसाइल नष्ट की गई। तो यमन में एक और एक्शन देखने को मिला है, जो हूती, जो विद्रोही गुट है, मिसाइल, हूती का मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया गया है। यूएस कमांड फोर्स का दरअसल ये टारगेटेड अटैक रहा, पिन पॉइंट अटैक रहा। हूती की सरफेस टू एयर मिसाइल नष्ट की गई। और आपको बता दें कि यमन पर हमले का वीडियो और सामने आ गया है। हूती के ठिकानों पर हमला किया गया है। एक और बड़ी खबर यह कि लॉन्चिंग से पहले हूती की मिसाइल तबाह कर दी गई है। हूती की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट की गई है। सेंटकॉम का हूती पर हमले का बड़ा दावा। रेड सी पर हमले से पहले मिसाइल तबाह किया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी हमले से तिलमिलाया हूती। रेड सी में हूती का पलटवार। हूती ने रेड सी में दागी मिसाइलें, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। समंदर में गिरी हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें। और आइए अब आपको बताते हैं यमन में अमेरिकी हमला हूती पर कैसे पहरा है। और हूती के लॉन्चिंग पैड पर प्रचंड हमला किया गया है। एक तरह से हूती को खत्म करने की कोशिश है। हूती के मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया। सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्चिंग से पहले नष्ट किया गया। हूती की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी तबाह की गई है। यूएस सेंट्रल कमांड फोर्स का हूती पर नॉन स्टॉप अटैक है। तो देखिए अमेरिका किस तरह से इस बात को ठान कर बैठा है कि हूती का खात्मा निश्चित है। और हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब भी मौजूद हैं। आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। सज्जनहार साहब, अगर आप स्ट्रैटेजिकली देखें तो जो ये ट्रिपल एच है, चाहे हूती हो, हिजबुल्ला हो या हमास हो, इन तीनों में सबसे पहले हमास के बजाय हूती और हिजबुल्ला को टारगेट करना जरूरी है, जो एक तरह से सपोर्ट सिस्टम हमास का भी बने हुए हैं। बहुत धन्यवाद निधि, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही जायज प्रश्न है, परंतु ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका और जो सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, वो चाहते हैं जो इस जंग का दायरा जो इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है, उस जंग का दायरा बढ़े। तो इसीलिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है जो हूती को भी इन्वॉल्व किया जाए, हिजबुल्ला को भी इन्वॉल्व किया जाए। देखिए, हमास ने अटैक किया था तो इजराइल उसके विरुद्ध वहाँ पर गाजा में चला गया है, और जहाँ जहाँ वो कहते हैं उसके आतंकी हैं उनको वो ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। परंतु हिजबुल्ला ने पहले शुरुआत की तो वो उनका रिएक्शन है, वो ऑल आउट वॉर ना हिजबुल्ला के विरुद्ध कर रहे हैं, ना ऑल आउट वॉर वो हूती के विरुद्ध कर रहे हैं। हूती के विरुद्ध आपने देखा है जो एक कोएलिशन सा बना है जिसमें कि सबसे ज्यादा अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, वो दोनों मिलकर हूती के जो भी एक्शन हो रहा है उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं जो इजराइल और या और जो देश हैं जो कि
इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, वो इन दोनों हिजबुल्लाह और हूती के विरुद्ध ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करेंगे। जैसे जैसे वहां से हमले होंगे वैसे वैसे उनके विरुद्ध वो कार्रवाई करेंगे। जैसे कि आपने देखा है अभी भी वो कर रहे हैं, लाल समुद्र में हूती वहां पर अटैक कर रहा है, बाब एल मंडेब स्ट्रेट में, अरेबियन सी में वो अटैक कर रहा है, तो उसके विरुद्ध ये काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुत बड़ी कार्रवाई, बड़ी बात आपने कही सज्जनार साहब की, जो अमेरिका और यूके है उसका गठजोड़ है कि हूती पर सैबोटाज करना है। इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से रूस एक्शन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। पुतिन ने दी दुनिया को सबसे बड़ी वार्निंग। रूस ने किया न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल का ट्रेनिंग लॉन्च। यहाँ यास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का लॉन्च सफल रहा है और प्लेसिक्स स्पेस एयरपोर्ट से यास की लॉन्चिंग की गई है। इसीलिए ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को लॉन्च किया गया, सवाल उठते हैं कि रूस कितनी बड़ी तैयारी करके बैठा है। यास ने तय की है 6000 किलोमीटर की दूरी भी, और ये केपेबल मिसाइल लॉन्च है रूस का। एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इससे एक तरह से खौफ और दहशत फैलती जा रही है कि रूस करना क्या चाहता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि पुतिन ने किस तरह की दुनिया के सामने न्यूक्लियर वार्निंग रख दी है, क्या चेतावनी जारी की गई। पुतिन की चेतावनी के एक दिन बाद न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च हुई। रूस ने यार्स कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और प्लेसिक्स स्पेस एयरपोर्ट से यार्स की सफल ट्रेनिंग लॉन्चिंग हुई। यार्स मिसाइल ने 6076 किलोमीटर की दूरी तय की है। यार्स ने कमचातका प्रायद्वीप में टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा यार्स आईसीबीएम की कॉम्बैट रेंज 12000 किलोमीटर है, तो ये इसकी खासियत है, लेकिन टारगेट को हिट किया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि क्या ये महायुद्ध की दस्तक माना जाए। नेटो रूस में किस तरह की भिड़ंत सामने आई है, आपको आइए डिटेल में और जानकारी बिग वॉल के जरिए देते हैं। देखिए, रूस इस तरफ है, नेटो उस तरफ है। यार्स मिसाइल लॉन्च किया गया तो नेटो की तरफ से रूसी विमानों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि आप हिमाकत मत करें। रूस आईसीबीएम की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो नेटो की तरफ से फ्रांस की कीव में सैनिक भेजने की पूरी तैयारी चल रही है। ये बड़ी तैयारी नेटो कर रहा है। सरमत मिसाइल की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, तो वहीं नेटो में एस्टोनिया, कनाडा ग्राउंड फोर्स भेजने को तैयार है नेटो भी। तो नेटो भी मैं डाल तू पात पात, हर वो तैयारी का जवाब देने के लिए रेडी है रूस को। सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स का दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से, तो नेटो कह रहा है कि रूस को किसी भी हाल में हराने का प्लान हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों का प्लान है, ये दोनों की कोशिश है कि एक दूसरे की जो लड़ाई में कोई ना कोई विजय हो, ये एक तरह से कोशिश है। रूस आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके पास आ रही हूँ सुधाकर जी, इसमें आपको कितनी डेप्थ लगती है कि रूस इस थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करेगा और नेटो पर हमला करेगा, या नेटो इस लिमिट को क्रॉस करेगा और रूस पर अटैक करेगा? निधि, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। आज के समय में जबकि लड़ाई को 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, मिलिट्री साइंस के मुताबिक एक फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो है कॉम्बैट रेसिडुअल पावर। कॉम्बैट रेसिडुअल पावर अगर देखते हैं तो रशिया के पास जो डिफेंस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, ये कोई गुना ज़्यादा है। नाटो के पास आज के दिन में आर्टिलरी शेल्स ना की बराबर है। उनका जीएस रिजर्व, लड़ाई के लिए जब जाते हैं कोई देश, तो सबसे आखिरी रिजर्व को जीएस रिजर्व कहा जाता है। ये जीएस रिजर्व को टच होने लगा है। उनके पास आर्टिलरी शेल्स नहीं है, मिसाइल्स के कंपोनेंट्स नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है। टैंक अगर दे दिए तो टैंक के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, उसके शेल्स अवेलेबल नहीं है। डिफेंस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेसिटी है काफ़ी लिमिटेड है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर काबिलियत को एक सेंट्रल पॉइंट पर हम ला के एनालाइज करते हैं तो रशिया का काबिलियत नाटो से कोई गुना ज्यादा है। नंबर नंबर 2, रशिया का, आपको क्या लगता है, नेटो आगे बढ़ेगा पहले या रूस आगे बढ़ेगा? ये कोई नहीं बढ़ेगा निधि, मैं बोल देता हूँ, ये चलेगा। ये साइबर रैटलिंग, न्यूक्लियर बम, कोई नहीं बम रिलीज करेंगे। ये इस तरफ चलते रहेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ पे आके उनको रिकंसाइल और रिजॉल्व करना चाहिए। ये मेरा असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट गहरा सोच विचार करने के बाद
कोई आज के दिन में लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है, ना चाहते हुए भी ये बढ़ते जा रही है। सिर्फ अमेरिका जिस दिन इस साइबर रैटलिंग को बंद करेगा, सप्लाई चेन को जब तक नहीं बंद करेगा, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। रशिया का काबिलियत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए, ये एक सुपर पावर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी पुतिन तेज है। इमरजेंसी भाषण के तौर पर सामने आकर वार्निंग देते हैं न्यूक्लियर की और टैक्टिकल वेपन्स के बारे में जिक्र करते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि डराने की कोशिश हो रही है और उकसाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल निधि सही बात कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई, ये जब लड़ाई का इस किस्म के मोड़ पे आ जाता है तो कोई किस्म की पहलू को आगे बढ़ाता है। ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पहलू है, क्योंकि जब तक अगर ये जिस किस्म की इनके पास भयानक हथियार है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो ये यूरोप पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यूरोप डिस्ट्रॉय होता है, हवा की रुख जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहता है उधर। न्यूक्लियर रेडिएशन रशिया को उतना ही इफेक्ट करेगा जितना यूरोप के ऊपर। तो दरअसल वेस्टर्न ताकतों को सैबोटाज करने की कोशिश है। बहुत बड़ी बात आपने कही सुधाकर जी। एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, एक और बड़ी खबर, फ्रांस रूस में भीषण टकराव के हालात हैं। जी हाँ, बाल्टिक सागर में भिड़े रूस फ्रांस के विमान। फ्रांस के मिराज 2000 ने किया रूसी Su-30 का पीछा। पोलैंड एयर स्पेस के नजदीक दिखे रूसी विमानों का पीछा किया गया। रूसी AN-72 विमान को भी इंटरसेप्ट किया गया। नेटो की एलॉयड एयर कमांड ने वीडियो जारी किया है। देखिए, वीडियो भी नेटो की तरफ से जारी किया गया है। बाल्टिक सागर में किस तरह रूस और फ्रांस की भिड़ंत होती है, ये एक बहुत दिलचस्प वाकया है, लेकिन ये और ज़्यादा खौफ भी पैदा करता है कि आसमान में ये लड़ाई कैसी आगे बढ़ी। फ्रांस के मिराज 2000 ने रूसी Su-30 का पीछा किया है और ये देखिए पीछा करते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। ये बाल्टिक सागर का इलाका है जहां पर रूस और फ्रांस आसमान में ही भिड़ गए। बेशक नेटो ने इंटरसेप्ट किया हो, लेकिन एक बड़ी घटना आपको बताते हैं आसमान में कैसे भिड़े रूस और फ्रांस। बाल्टिक सागर में रूसी विमान और फ्रांस के जेट का आमना सामना हुआ है। 2 रूसी Su-30M विमानों ने बाल्टिक सागर में उड़ान भरी और रूसी विमानों का फ्रांस के 2 मिराज 2000 ने पीछा किया। फिर रूस का एक AN-72 विमान नॉर्थ पोलैंड एयर स्पेस के नजदीक देखा गया। फ्रांस के 2 और मिराज विमानों ने AN-72 विमान को फिर इंटरसेप्ट किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की चेतावनी के बाद ये पहली भिड़ंत भी सामने आई है। एक और बड़ी खबर, रूस ने फ्रांस का मजाक उड़ाया है। यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजने के सवाल पर मजाक उड़ाया गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हंसी में टाला जवाब। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने नेटो सैनिक भेजने की बात कही थी। तो ये देखिए, ये टकराव किस तरह से हंसी में उड़ाया जा रहा है। सर्गेई लावरोव ने हंसी में जवाब ही टाल दिया। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति को आपने सुना होगा, मैक्रों को जब नेटो सैनिक भेजने की बात कही थी, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया सर्गेई लावरोव से तो उन्होंने इस बात को मजाक बना दिया। 3 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल लॉन्च, रूसी AN-72 विमान को भी इंटरसेप्ट किया गया। आसमान में ये भिड़ंत देखने को मिली और सर्गेई लावरोव ने हंसी में टाल दिया बहुत महत्वपूर्ण जवाब। और एक और बड़ी खबर, हूती के हमलों से लाल सागर में आतंक फैल रहा है। हूती के विध्वंसक हमलों से रेड सी में दहशत है। नेवल कॉन्वॉय की मदद से ही रेड सी पार कर रहे जहाज, कॉन्वॉय के बगैर रेड सी में हूती के टारगेट पर आ रहे हैं शिप। हूती के हमलों से रेड सी में ट्रांजिट जो है वो बेहद प्रभावित हो रहा है। देखिए, हूती कोशिश कर रहा है कि किस तरह से ये जो आवाजाही है समंदर में वो रुक जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। विध्वंसक हमलों से रेड सी में बहुत ज़्यादा दहशत है। नेवल कॉन्वॉय की मदद से रेड सी पार कर रहे हैं जहाज। ये एक तरह से डर और खौफ पसरा हुआ है कि हूती कभी भी अटैक कर सकता है और ये कॉन्वॉय हूती के टारगेट पर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि रेड सी में हूती का जो आतंक है वो किस तरह से पसर रहा है। यूएस कॉन्वॉय कवच बन रहा है। देखिए, ये पूरा इलाका रेड सी का आप देख रहे हैं और 4677 कार्गो शिप ने 3 महीने में रेड सी पार किया है। ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। वहीं 423 जहाज ऐसे हैं जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन के कॉन्वॉय में चले हैं। 20 देशों का नेवल कॉन्वॉय जहाजों को पार कर रहा है। ये पूरा इलाका रेड सी का है। 15% वैश्विक कारोबार लाल सागर के रास्ते होता है। 48 हमले
19 नवंबर के बाद हूती ने जहाज़ों पर 48 हमले किए हैं। 80% जहाज़ों ने हूती के डर से रेड सी को ही रूट को ही छोड़ दिया। और जो ये सोर्स है वो वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे। तो रेड सी जो है वो युद्ध का मैदान बना हुआ है, एक तरह से युद्ध का समंदर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का विध्वंसक हमला। इजरायली हमले में मारा गया ईरानी कमांडर। टारगेटेड एयर स्ट्राइक में IRGC कमांडर रेजा जराई मारा गया। सीरिया के बनियास पोर्ट पर IDF का पिन पॉइंट अटैक हुआ है। सीरिया में रेजिस्टेंस फोर्स का सैन्य सलाहकार था जराई। देखिए अटैक किस तरह सीरिया तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इजरायली हमले में ईरानी कमांडर मारा गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरह से इजराइल की तरफ से बड़ी कार्रवाई हुई है। बनियास पोर्ट पर IDF का पिन पॉइंट अटैक हुआ है जिसमें ईरान को लॉस हुआ है। और आपको बता दें कि ईरान का जो कमांडर है वो मारा गया है। पिन पॉइंटेड अटैक था ये। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता देते हैं। दरअसल बिग वॉल के जरिए डिटेल्स आपको बताते हैं। ये जो अटैक किया गया इजराइल की तरफ से मारे गए IRGC कमांडर के बारे में, 2 मार्च बनियास सीरिया में ये अटैक किया गया, पिन पॉइंट अटैक था। IDF एयर स्ट्राइक में IRGC कर्नल रेजा जरई ढेर कर दिया गया। एक बड़ा टारगेटेड अटैक था और ईरान समर्थित रेजिस्टेंस बलों का सैन्य सलाहकार ये रहा जिसको ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। 2 मार्च बनियास सीरिया में दरअसल ये अटैक किया गया। इसके अलावा ईरानी कमांडर सैयद रजी मोसावी की मौत हुई। 25 दिसंबर 2023 की ये तारीख हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब एक और बड़ा अटैक था। सीरिया में IRGC सीनियर एडवाइजर जो है वो उस पर टारगेट किया गया। तो ये तारीखें बताती हैं, ये अटैक बताते हैं कि इजराइल किस हद तक जाना चाहता है। फिर 30 दिसंबर 2023 की तारीख भी आपको याद दिलाते हैं। ईरान के 11 कमांडर यहाँ पर मारे गए थे। ये एक बहुत बड़ा अटैक था। ईरान को बहुत लॉस हुआ। सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर IDF एयर स्ट्राइक की गई। ये 30 दिसंबर 2023 की तारीख थी। फिर आपको 2020 में लेकर चलते हैं, जनवरी। IRGC कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत हुई जो कि एक बड़ा अटैक था और बहुत बड़ा लॉस हुआ। इजरायली अटैक में IRGC कमांडर जो मारे गए, इनके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। बगदाद में अमेरिका इजराइल के ड्रोन हमले में फिर इसकी मौत हुई थी, जो जनवरी 2020 की घटना अब आपको बता रहे हैं। और अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये अटैक होता है और कर्नल रेजा जरई ढेर किया गया। एक बहुत बड़ा अटैक। ईरान समर्थित रेजिस्टेंस बलों का सैन्य सलाहकार रहा, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और ये एक बड़ा अटैक था, एक तरफ लाल सागर में तो दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक हो रहा है। माफ कीजिएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरी इजराइल में लेबनान से रॉकेट वर्षा हुई है। हिजबुल्लाह ने विध्वंसक रॉकेट अटैक किया है। जारेट में IDF बेस को टारगेट किया गया है। रिहायशी इलाकों में सुने गए धमाके भी। तो तस्वीरें देखिए, आपको बता रहे हैं रामता में IDF की निगरानी टावर को टारगेट किया गया है। देखिए बारूदी बारिश किस तरह से हो रही है, रॉकेट बरसाए गए हैं, आसमान से रॉकेट बरसाए गए। उत्तरी इजराइल में लेबनान से रॉकेट वर्षा हुई है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया भीषण हमला। दक्षिण लेबनान से सटे इलाकों में रॉकेट बरसाए गए हैं। रामता में IDF की निगरानी टावर को टारगेट किया गया, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और गोन और एलॉन के रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं। दक्षिणी लेबनान से सटे इलाकों में रॉकेट बरसाए गए। IDF के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हिजबुल्लाह ने तेज किया हमला। तो 2 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं फुल एंड फाइनल में। इस वक्त जारेट में IDF बेस को टारगेट किया गया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो आसमान है वो लगातार बारूद से बरस रहा है, आग बरसाई जा रही है और रॉकेट से अटैक किया जा रहा है।
और अब दक्षिणी गाजा में हमास का विध्वंसक पलटवार। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अल कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ ठिकानों पर अटैक किया है। सैम 7 मिसाइल से इजरायली बेस पर विस्फोटक हमले हुए हैं। हमास की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का भी जमीनी अटैक हुआ है। आईडीएफ को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा भयानक हैं। गाजा में आईडीएफ ने एक बार फिर से हमला किया है। हमास के पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का भी जमीनी अटैक देखने को मिला है। आईडीएफ को भी भारी नुकसान है। हमास को भी टारगेट किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजरायल की विध्वंसक बमबारी। आईडीएफ के विस्फोटक हमलों से दहला दक्षिणी गाजा। हमास के दर्जनों ठिकानों को जमींदोज किया गया है। धमाकों के बाद धुएं के गुबार में डूबा पूरा इलाका। इजरायली सेना ने विध्वंसक हमले का वीडियो जारी किया है। तो देखिए एक बार फिर से तस्वीरें, हर तरफ आप देख रहे हैं ये धुएं का गुबार ही देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा अटैक हुआ है। आईडीएफ ने बमबारी की है गाजा के कई ठिकानों पर। और इस बीच गाजा में इजराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ बेस बिल्डिंग को धमाके में उड़ाया गया है। हमास के विस्फोटक हमले में जमींदोज हुआ आईडीएफ बेस। धमाके में 15 आईडीएफ सैनिकों के मारे जाने का दावा है। हमले में आईडीएफ के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। तो देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, गाजा में इजराइल पर दूसरा सबसे बड़ा हमला है। आईडीएफ बेस बिल्डिंग को धमाके में उड़ा दिया। ये आईडीएफ की बेस बिल्डिंग है जहां पर टारगेटेड अटैक हुआ है। हमास के विस्फोटक हमले में जमींदोज हुआ आईडीएफ बेस। तो 3 ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी गाजा में हमास पर एक्शन हुआ है। हमास का विध्वंसक पलटवार देखने को मिला है। अल कुद्स ब्रिगेड ने आईडीएफ ठिकानों पर अटैक किया है। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह धमाकों के बाद धुएं के गुबार में डूबा पूरा इलाका। इजरायली सेना ने विध्वंसक हमले का वीडियो जारी किया और आईडीएफ बेस बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया गया। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सज्जनहार साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सा कॉमेंट आपसे। अब इतने महीने बीत चुके हैं इजराइल और हमास के युद्ध को, आप क्या देखते हैं? कहाँ क्या लड़ाई कमजोर पड़ी है या और ज्यादा विध्वंसक हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं तो समझता हूं जो ये अभी कुछ समय और चलेगी, क्योंकि हमने देखा है जो इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का, चाहे आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कहिए या अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का कहिए, इजराइल के ऊपर दबाव है जो वो उसको अपनी जो अटैक है यहाँ पर गाजा में हमास के विरुद्ध, उसको वो पिन पॉइंटेड करे जिससे कि ऑर्डिनरी सिविलियंस नहीं मरे। परंतु इजराइल ने बता दिया है जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी तरीके से हमास की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है लड़ाई करने के लिए, उसको वो ध्वस्त करना चाहता है, उसको वो एकदम खत्म करना चाहता है। यानी ये युद्ध भी बदस्तूर जारी रहेगा जैसा कि आशंका सर की तरफ से जताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, किस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर, रिहायशी इमारत पर ड्रोन अटैक से दहशत मच गई है। यूक्रेनी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। कार पार्किंग के पास हुआ भीषण धमाका। ये देखिए किस तरह ये कार पार्किंग का इलाका है जहां पर कई कारें खड़ी हुई थी और यहीं पर ही अटैक किया जाता है। रिहायशी इलाका है, यूक्रेनी ड्रोन ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। कारें खड़ी हुई हैं और रात के समय में ये जोरदार अटैक हुआ है। सेंट पीटर्सबर्ग में जोरदार धमाका किया गया। और एक और बड़ी खबर, पुतिन के शहर में यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक। सेंट पीटर्सबर्ग में विध्वंसक ड्रोन अटैक से दहशत मची हुई है। बहुमंजिला इमारत में शक्तिशाली विस्फोट हो गया। आसमान में चमक के साथ भारी धमाका हुआ है, भारी विस्फोट हुआ है। हमले से इमारत में लगी आग, सड़कों पर फैला मलबा। तो ये तस्वीरें देखिए, बहुमंजिला इमारत, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल इलाका है और यहाँ पर अटैक किया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन अटैक हुआ है। अब एक साथ पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन से अटैक के बाद दहशत मच गई है
और देखिए चमक के साथ जोरदार धमाका, इमारत में लगी भीषण आग, हमले में सैकड़ों कार डैमेज हो गई। जिस इलाके में था ये कार पार्किंग का इलाका था, सड़कों पर बिखरा मलबा ही मलबा। और हमारे साथ सुधाकर जी मौजूद हैं, उनसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। सुधाकर जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये जो अटैक हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, ड्रोन अटैक, ड्रोन पोर्टेबिलिटी के लिहाज से बहुत अहम है। तो एक तरफ तो मोर्चा ये है कि पूरी तरह से युद्ध में ड्रोन उतर आए हैं, रादर देन वो जो जंगी तैयारी होती है, जमीन पर तैयारी होती है, उससे बेटर ड्रोन से ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो निधि आप। अभी जो मिलिट्री डायमेंशन है, लड़ाई करने का जो उपाय है, नीति नियम, ये बदलते जा रहे हैं। ये 21st सेंचुरी का जो लड़ाई है चंद एक पहलुओं को उभर के सामने लाया है कि पहले जो ग्राउंड ऑफेंसिव फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैंकों के जरिए, इन्फेंट्री सोल्जर के जरिए किए जाते थे, आज के दिन में ये सामने आया है कि उनकी जरूरत नहीं है। स्टैंड ऑफ अटैक यानी कि दूर रह के आप ऐसे हथियारों को इस्तेमाल करिए ताकि डेजिग्नेटेड टारगेट को बिना कोई इन्फेंट्री या आर्मर को भेज के रॉकेट के जरिए, ड्रोन के जरिए, आप प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल के जरिए आप उनको ध्वंस कर सकते हैं। तो यही सामने आ रहा है कि ये एक मॉडर्न डे वॉरफेयर है। इसका मतलब मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि इन्फेंट्री की जरूरत नहीं है, पैदल सेना की जरूरत नहीं है। ये जरूरत है। जब तक ग्राउंड को खुद कब्जा अपने पांव के नीचे नहीं कब्जा करेंगे तब तक विक्ट्री को आप हासिल करना ना के बराबर होगा। तीसरा और लास्ट पॉइंट ये कहना चाहता हूं निधि कि आज के दिन में सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर हमला हो गया है। ये एक उनका अहम सिटी है। जिस किस्म का आप विजुअल दिखा रहे हैं, ये आई ओनली होप कि ये ऑप्टिक्स नहीं है। जिस किस्म की ये हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आर्टिलरी शेल कम होने के नाते यूक्रेन की तरफ से लड़ाई का माध्यम यही रहने जा रहा है और एयर स्पेस वायलेशन ये लगातार करते रहेंगे ड्रोन के जरिए से। बैक टू यूनिटी। बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन ये हमले लगातार रेसिडेंशियल इलाकों में हो रहे हैं। तो अब पुतिन की धरती और नेटो का बारूद किस तरह से सामने आ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी बड़ी खबर के साथ। क्रीमिया को कार बम से दहलाने की साजिश रची जा रही है। क्रीमिया बॉर्डर पर मिली विस्फोटकों से भरी कार बम से क्रीमिया में दहशत फैलाने का प्लान रचा गया। कार में ड्राइवर सीट के नीचे रखा था ये विस्फोटक। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। देखिए किस तरह की दहशत है। क्रीमिया जो कि रूस की आत्मा है, उस पर अटैक करने की तैयारी की जा रही है। ये कार संदिग्ध कार मिली और विस्फोटकों से लदी हुई कार मिली। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन जंग में नेटो की डायरेक्ट एंट्री के सबूत मिले हैं। कार में मिले नेटो देशों में बनाए गए विस्फोटक और नेटो के बम से क्रीमिया को दहलाने की साजिश रची गई है। विस्फोटकों की जांच के बाद रूस की FSB का यह दावा है। कार में मिले नेटो के विस्फोटकों की पड़ताल जारी है। तो देखिए ये जो कार है, अब संदिग्ध तौर पर ये विस्फोटकों से लदी थी। FSB का दावा है कि जांच के बाद रूस की FSB की तरफ से ये दावा किया गया कि नेटो के विस्फोटकों की पड़ताल जारी है। यानी रूस को पूरी आशंका है और शक है कि ये काम नेटो ने किया है। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है और ये रूस का कहना है, FSB का कहना है कि नेटो की डायरेक्ट एंट्री के ये सबूत है। तो पुतिन की धरती है लेकिन नेटो का बारूद है, इसीलिए कहा जा रहा है। क्रीमिया को कार बम से दहलाने की साजिश रची गई। बड़ी डिटेल्स आपको दे रहे हैं। विस्फोटकों से लैस कार ने क्रीमिया में एंट्री की कोशिश की। खेरसोन की सीमा दजानकोए क्रॉसिंग पर पकड़ी गई ये कार। विस्फोटकों से भरी कार को कानून प्रवर्तन अधिकारी ड्राइव कर रहा था। जांच के दौरान FSB को ड्राइवर की सीट के नीचे विस्फोटक मिला है। कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बम को निष्क्रिय किया गया। बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा। FSB के मुताबिक नेटो देशों में बनाए गए थे विस्फोटक, ये जो जानकारी निकलकर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। नेटो हथियार डिपो को तबाह किया गया है। अवदीव्का के पास था हथियार डिपो। नेटो देशों से मिले हथियारों को नष्ट किया गया। रूसी हमले से यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो एक तरफ तो साजिश के तार नेटो से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और झटका
रूसी हमले से यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन में रूस ने एक और अटैक किया अवदीव्का में। और अवदीव्का से एक और बड़ी खबर मिल रही है। अवदीव्का में यूक्रेन का रूस पर हमला। कोक प्लांट पर यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। हमले के बाद प्लांट में जोरदार धमाका किया गया। अवदीव्का में पलटवार की कोशिश में यूक्रेन। कुछ दिनों पहले ही अवदीव्का पर रूसी कब्जा हो चुका है, लेकिन अब यूक्रेन यहां पर एक बार फिर पलटवार की सिचुएशन में है। और इस बीच अवदीव्का से ही एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। रशियन सेना के काफिले पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में एक साथ रूस के 35 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेनी हमले में रूसी T-80 टैंक तबाह। अवदीव्का को रूस से वापस लेने की यूक्रेनी जंग। एक बार फिर से हम 3 ब्रेकिंग न्यूज आपको एक साथ दिखा रहे हैं। नेटो हथियार डिपो को तबाह किया गया। हमले के बाद प्लांट में जोरदार धमाका होता है और अवदीव्का को वापस लेने की यूक्रेनी जंग जारी है। कुछ दिनों पहले ही रूस ने ऐलान किया कि उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेन उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, यहां पर अटैक कर रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक। पोर्ट सिटी ओडेसा में विध्वंसक अटैक किया गया। खार्किव में रूसी बमबारी से हड़कंप मचा हुआ है। गेरान-2 ड्रोन से रूस की जबरदस्त स्ट्राइक। तो पोर्ट सिटी है, बंदरगाह का इलाका है ओडेसा, वहां पर अब अटैक हो रहा है। खार्किव में रूसी बमबारी से हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में फ्रांसीसी फोर्स की एंट्री भी हो गई है। यूक्रेन में स्पेशल फोर्स भेज सकता है फ्रांस। यूक्रेन में हो सकती है फ्रांसीसी मिलिट्री की मौजूदगी। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी ले मोंडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पुतिन की चेतावनी के बावजूद फ्रांस का बड़ा फैसला। देखिए, सीधा टकराव फ्रांस और रूस में होता हुआ नजर आ रहा है। फ्रांस की तरफ से चेतावनी के बावजूद रूस आगे बढ़ रहा है। रूस की चेतावनी के बावजूद फ्रांस आगे बढ़ रहा है। और आपको बताते हैं, रूस से लड़ेगी फ्रांस की क्या मिलिट्री? बड़ा सवाल। यूक्रेन भेजे जा सकते हैं फ्रांस की स्पेशल फोर्स। फ्रांस की मिलिट्री यूनिट को यूक्रेन भेजने का प्लान तैयार किया जा रहा है। रूस के वॉर प्लान को भटकाने के लिए फ्रांस की रणनीति तैयार हो रही है। यूक्रेनी इलाकों को रूस के हमलों से बचाने के लिए ये नया प्लान है। इमैनुअल मैक्रों के सेना भेजने के बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। और आपको बता दें कि महायुद्ध के संकेत अब कैसे मिल रहे हैं। रीजनल वॉर की आहट जो है वो सामने दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। कनाडा यूक्रेन में सैनिक भेजने को तैयार है। वहीं एस्टोनिया की बात की जाए तो सभी विकल्प मौजूद हैं, ये प्रधानमंत्री काया कल्लास की तरफ से कहा गया। लिथुआनिया अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजने को तैयार है। अलग अलग मुल्क क्या सोच रहे हैं? नेदरलैंड्स यूक्रेन में सैनिकों को भेजना संभव है, ये सीडीएस की तरफ से कहा गया उनके। किन देशों ने ये मना किया है अब आपको बताते हैं। जर्मनी ने मना किया है, सैनिकों के यूक्रेन भेजने का सवाल ही नहीं है। ब्रिटेन ने मना किया है, बड़े नंबर में सैनिक भेजने का प्लान नहीं है। अमेरिका ने मना कर दिया है, अमेरिकी सेना सैनिक नहीं होंगे यूक्रेन युद्ध का हिस्सा। वहीं नेटो, जिस पर नजरें थी, नेटो सैनिकों के युद्ध में शामिल होने की संभावनाएं भी नहीं है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, फुल एंड फाइनल में यूक्रेन युद्ध पर बड़ा फैसला ले सकता है फ्रांस। ऑल पार्टी मीटिंग की तैयारी में इमैनुअल मैक्रो ने 7 मार्च को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। यूक्रेन में सेना भेजने को लेकर हो सकता है फैसला। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मैक्रो की फ्रांसीसी सांसदों के साथ मिलने वाले, आपको हमने तस्वीरें दिखाई। लेकिन एक और बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने रूस को घातक हथियार दिए हैं। बड़े पैमाने पर रूस को दिए हैं गोले। रूस को 6700 कंटेनर शेल्स की डिलीवरी, 152 mm के 3 मिलियन शेल्स दिए हैं। यूक्रेन को ईयू से मिली मदद से 10 गुना ज्यादा ये शेल्स हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें, भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने पाकिस्तानी जहाज को रोका है।
चीन से पाकिस्तान जा रहे शिप को रोका गया है। शिप में मिले संदिग्ध सामान जब्त कर लिए गए हैं। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सामान मिले हैं। वहीं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन भी पाई गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। शिप में संदिग्ध सामान मिला है और उसे जब्त कर दिया गया है। भारतीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है, सुरक्षा एजेंसियों ने। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी जहाज को रोका है जिसमें इस तरह से संदिग्ध सामान बरामद किया गया है।